नमस्कार। आप सुन रहे हैं किताब घर और मैं हूं अरिसुदन। किताब घर में हम बात करते हैं हिंदी किताबों पर, नई पुरानी हर तरह की, चाहे कल्पना हो, इतिहास, कविता, कहानी या व्यंग्य। हर शनिवार हम एक लाइव सेशन करते हैं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। लिंक यहीं नोट्स में दिया हुआ है। हमारी आज की किताब है सुनील कुमार सिंक्रेटिक जी की लिखी हुई 2 किताबें, बन किस्सा और बात बनेचर। तो चलिए सुनते हैं किताब घर में आज की चर्चा। क्योंकि हमारा विषय है आज बन किस्सा और बात बनेचर, तो क्यों ना बन की आवाज साथ में हो। हेलो श्रुति, हेलो डॉक्टर वसुधा, नमस्कार, स्वागत है। Hi Arisudan, I've not read the book but I'm really interested कि आज आप हमें क्या कहानियां बताएंगे और हम किन जानवरों, पक्षियों और क्या नेचर के बारे में आपसे। हाँ, इसका क्रेडिट तो जाता है सुनील कुमार सिंक्रेटिक को, जो लेखक हैं इन 2 किताबों के। पहले मैं ये बता दूं उनसे परिचय कैसे हुआ। फेसबुक पर शायद 1-1.5 साल पहले कुछ पोस्ट देखी थी सांपों के बारे में, कि कहीं कोई सांप निकला है, किसी ने पूछा है कि सांप का क्या करना चाहिए, बचें ना बचें, उसको पकड़ें, मारें, छोड़ दें। तो उस पर सुनील कुमार ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा हुआ था कि सांप के साथ क्या करना चाहिए, और वो बड़ी अच्छी जानकारी वाली बात थी। तब से देखा कि वो सांपों के बारे में काफी कुछ लिखते रहते हैं, काफी लोगों के सवालों के जवाब देते रहते हैं। तब मुझे पता लगा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी बन किस्सा, और उसके बाद एक और किताब लिखी थी बात बनेचर। तो तब से मेरी जिज्ञासा हुई कि ये तो इंसान बहुत कुछ जानता है, सांपों के बारे में अच्छी पढ़ाई वढ़ाई की हुई है, तो शायद बन किस्सा बात बनेचर में इसी तरह की जानकारियां होंगी। तो वहां से हमारी जिज्ञासा शुरू हुई और फिर पहली किताब पढ़ी बन किस्सा, उसके बाद अभी हाल ही में बात बनेचर पढ़ी। तो ये किताबें पढ़ के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप, जो पुराना हमारा पंचतंत्र वाला समय था, जब पंचतंत्र की कहानियां टीवी पर आती थी और अलग अलग हम अपने जो हमारे कोर्स की किताबें होती थी उनमें पढ़ते थे। और साथ में बचपन में एक छोटी सी बच्चों की पत्रिका आती थी, चंपक और नंदन। तो नंदन में तो हर तरह की कहानियां होती थी, राजा रानियों की और इंसानों की और कभी कभार जानवरों की। लेकिन चंपक में जानवरों की ही कहानियां होती थी ज्यादातर। तो बिल्कुल वो याद आ जाता है जब आप इन दोनों किताबों को पढ़ते हैं। अगर मेरा सुझाव माने तो पहले बन किस्सा और उसके बाद बात बनेचर। तो दोनों एक तरह से एक ही कहानी का कंटिन्यूएशन है। पहली बात तो ये कि कोई एक कहानी नहीं है, इसमें ढेर सारी कहानियां हैं। इसके 3 मुख्य पात्र हैं। एक है मच्छ राजा यानी किंगफिशर, एक है जलकाक जो बगुला होता है, और एक है कछुआ। तो इनकी एक झील है किसी सुरम्य स्थान पर, और उस झील के किनारे बैठे ये तीनों अपनी पिकनिक मनाते हैं हर दिन। जब इनको भूख लगती है तो उसी झील से मछलियां पकड़ के खा लेते हैं। जो कछुआ है वो, उसको जो भी चाहिए होता है, घास पत्ते, वो खा लेता है। होता यह है कि मच्छ राजा और बगुला, जलका, क्योंकि दोनों पक्षी हैं तो वो उड़ जाते हैं, वो अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं रात को। कछुआ जो है वो झील के पैंदी में चला जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन हर सुबह वो सारा दिन अपनी मंडली जमाते हैं, गप्पे लगाते हैं और कहानियां शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। शेयर तो क्या करते हैं, इसमें एक ही कहानीकार है, बाकी 2 तो जिज्ञासु प्राणी हैं जो सवाल पूछते हैं, और एक से बढ़कर एक सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने में उस्ताद हैं दोनों, बगुला और कछुआ। और जो मच्छ राजा है, किंगफिशर, वो सुनाते हैं कहानियां। जो इसकी भूमिका है उसमें लेखक ने ये बात तरह से कही है कि जो मच्छ राजा है बहुत सारे किस्से कहानियां जानते हैं। जैसे हमारे दादा, नाना, नानी, दादी, ये सब के पास ढेरों कहानियों के पिटारे होते थे, और कहानियां नहीं भी होती थी तो वो कहानी बना देते थे उसी समय हाथों हाथ। उसी तरह की कला है मच्छ राजा में, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर हैं वो। ये वन किधर स्थित है, ऐसी कोई इसकी जो ज्योग्राफिक वो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो नहीं दिए लेखक ने लेकिन जिस तरह का विवरण है, बड़ा सुरम्य सा स्थान है, तो समझ सकते हैं कि कहीं भी पहाड़ों और जंगलों के बीच में एक झील है जो मानव से अभी भी काफी दूर है। मानव वहां तक नहीं पहुंचे हैं ज्यादा, कभी कभार भटक के आ जाते हैं।
लेकिन मुख्यतया मानव वहां पर नहीं है। तो इस तरह की एक ये झील है। तो एक तो ये बात हो गई जो इसकी भूमिका है कि मच्छराजा किंगफिशर वो कहानियां सुनाते हैं और ये दोनों बड़े चाव से वो कहानियां सुनते हैं। करीब करीब हर एक कहानी में, करीब करीब तो क्या, हर एक कहानी में ही कोई ना कोई संदेश है जो इसको हमारे, एक तो जो हमारा पर्यावरण है, जो इकोसिस्टम है, उसके साथ जोड़ता है, हमारे जो एक दूसरे के साथ व्यवहार होते हैं उनको जोड़ता है। अगर इससे शिक्षा लेना चाहें तो शिक्षा ले सकते हैं। बाकी जो है कि आप कुछ भी जो करते हैं उसके किस तरह के परिणाम होते हैं, तो वो वाली बातें भी हैं। तो ढेरों कहानियां इसमें कुल मिला के। एक चीज और जो मुझे लगा कि इसमें बड़े कठिन कठिन हिंदी शब्द प्रयोग हुए हैं जो कई बार हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ी सी अड़चन पैदा करें, जैसे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं तो उस तरह लगता है कई बार। लेकिन उससे साथ में ये भी होता है कि आपको बड़े नए नए और बड़े अलग अलग तरह के हिंदी शब्द भी सीखने को मिलेंगे। तो अगर मैं दोनों किताबों की मिला के बात करूं तो मेरे शब्द भंडार में करीब 100-125 नए शब्द जुड़े होंगे इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद, या शायद ज्यादा ही। ये अब मुझे याद नहीं रहेंगे सारे इनके अर्थ, लेकिन एटलीस्ट ये पता रहेगा कि ये सब शब्द कहीं ना कहीं पढ़े थे, क्योंकि मैंने किंडल पे पढ़ा है। पहली वाली किताब बन किस्सा में, उसमें उन्होंने किसी शब्द के अर्थ नहीं दिए, लेकिन शायद उनको उनके पाठकों ने सुझाव दिया होगा सुनील कुमार जी को कि बड़े कठिन शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं और बड़ी क्लिष्ट भाषा है कई जगह पर। तो बात बनेचर में उन्होंने काफी सारे शब्दों के आखिर में अर्थ दिए हैं, तो वो उससे बड़ी सहायता हो जाती है। आप पहले उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर साथ में रख लें और फिर पढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि आपको हर दूसरी लाइन में कठिन शब्द मिलेगा, हो सकता है 3-4 पेज के बीच में एक नया शब्द मिल जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आप ये शब्द सीखते जाएंगे साथ साथ। तो ये थोड़ा सा परिचय हुआ किताब का। मैं रुकता हूँ। श्रुति, आप क्या कहेंगी? पता नहीं, आप जिस तरीके से इसका विवरण दे रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुंदरबंस में कहीं स्थित है। ऐसा होता है ना, जहां आपका दिमाग रहता है आप उस चीज को वहीं पे विजुलाइज करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदरबन मैनग्रोव्स हैं और वहां पे ये बगले और कछुए की बातें चल रही हैं। मेरे मन में वो ज्योग्राफिक लोकेशन आ रही है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से आप इसे समझा रहे हैं हरिसुधन। प्लीज कंटिन्यू एंड टेल अस। आप ये बताइए, क्या ये चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं या ये इंडिविजुअल कहानियां हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि आप एक कहानी पढ़ें और उसका दूसरी से रिश्ता हो। एकदम बिल्कुल ही अपनी अपनी कहानियां हैं, अलग अलग किस्से हैं और उसमें एकदम अलग अलग तरह की, मैं शिक्षा तो नहीं कहूंगा क्योंकि शिक्षा तो फिर वो कोर्स की किताब जैसा मामला हो गया, वो हमारे ऊपर है। लेकिन तो जो उसमें मैसेज मिलता है वो सब में अलग अलग है। तो अपना कोई फेवरेट जो भी आपको याद हो, कोई एक किस्सा हमें बताइए, बहुत मजा आएगा। मुझे कई सारे याद हैं और इस सेशन में सारे नहीं सुना पाऊंगा और सारे में सुनाना भी नहीं चाहता और मैं किताब कौन पढ़ेगा। लेकिन कुछ एक कहानियां तो बहुत ही अच्छी हैं। और श्रुति, जैसे आपने कहा आपको सुंदरबन लगा, तो इसमें एक कहानी ऐसी भी है कि हम अपने मन में जो धारणा धर लेते हैं, जैसे आप कहीं भी हो और आप अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखना चाहें वो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मधुशाला में भी हम कहते हैं ना, आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। तो उसी तरह से इसमें भी कहा गया है कि आप अगर किसी सुरम्य स्थान की कल्पना करें अपने मन में, तो आप उस सुरम्य स्थान पर पहुंच जाएंगे मन ही मन से। पहले डॉक्टर वसुधा ने सवाल पूछा है कहाँ से मिल सकती हैं। ये दोनों किंडल पर ही उपलब्ध हैं, किंडल अनलिमिटेड पर भी हैं। मेरे ख्याल से वो तो सबसे आसान तरीका है इन किताबों को लेने का। और जो कहानियां हैं श्रुति, इसमें कई सारी हैं। जैसे सबसे पहली कहानी ही बड़ी अच्छी सी है जो भेड़ों के बारे में है। इसमें दिखाया गया कि जो कहते हैं ना कि भेड़ें जो होती हैं वो भेड़ चाल में चलती हैं, कि आप बस एक भेड़ को आगे कर दीजिए और सारी भेड़ उसके पीछे पीछे चलती जाएंगी। और उनका जो गडरिया होता है उसको बहुत ज्यादा कुछ कमांड एंड कंट्रोल नहीं करना होता उनके साथ, बस उसको एक ही को नियंत्रित करना होता है और बाकी सब साथ में आ जाती हैं। इस कहानी में ऐसा कहा गया है कि ये सारी भेड़ें एक बार चल रही थी कहीं पहाड़ों की तलहटी में और अचानक से उनको बड़ा एक दहाड़ वाली आवाज सुनाई दी, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। जैसे महाभारत में कहते हैं कि भीष्म पितामह की आवाज आती थी, उस तरह की आवाज उनको आती है और ये भी पता नहीं चलता कहाँ से आती है। तो सारी भेड़ें एकदम से मुड़ के देखती हैं चारों तरफ पहाड़ों पर, और एक पहाड़ के बहुत ही नुकीले पत्थर पर जहाँ टिकना असंभव जैसा है,
वहां पर एक जो मारखोर होता है जानवर, बड़े बड़े सींग वाला, एकदम बलिष्ठ, जो केवल पहाड़ों में चलता है, जिसकी बैलेंस बनाने की क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है, तो वो वहां पर टिका होता है उस चट्टान पर। और वो उन भेड़ों का आह्वान करके कहता है कि भेड़ों, देखो तुम कैसे अंधों की तरह एक दूसरे के पीछे चले जाते हो, अपने मन से कुछ नहीं सोचते हो, अपने मन का कुछ नहीं करते हो। तो उनको शिक्षा देता है कि देखो ये जो भेड़ें भेड़ें कहती हैं कि नहीं, ये तो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमको खाने पीने को देते हैं, ये वो। और वो मार्कोर उनको कहता है कि देखो ये जो गडरिया है ये बड़ा स्वार्थी है, ये अपने काम के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम इसको ऊन देना बंद कर दोगे तो ये तुम्हारा लालन पालन करेगा? नहीं करेगा। तो भेड़ों को एक तरह से संदेश देता है, भेड़ें उसकी बात मान लेती हैं और वो गडरिये को छोड़कर भाग जाती है। लेकिन अब किसके पीछे भागें? अब गडरिये के पास एक कुत्ता भी था जो उन भेड़ों को नियंत्रित करने के काम करता था। तो अब इनको अपना कोई मुखिया नहीं मिलता, ये उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। भेड़ तो भेड़ ही रहेंगी ना, उनको कैसे बदला जाए। तो मार्कोर फिर से आता है, फिर से उनको यही बात कहता है कि देखो मैंने तुम्हें समझाया था, तुम फिर से एक ही के पीछे चल पड़े बस, बिना कुछ सोचे समझे। अब वो भेड़ें जो हैं वहां से भी भाग लेती हैं कि ये तो सही बात कह रहा है कि कुत्ते से हमारा क्या लेना देना। ठीक है साहब, वहां से भी भाग लिए। अब किसके पीछे भागें? गूढ़ प्रश्न। नीलम जी बिल्कुल सही, क्योंकि भेड़ों को तो चाहिए कि कोई उनके आगे चले। तो अब इन भेड़ों में जो सबसे मजबूत था, सबसे कद्दावर जो भेड़ थी, वो आके खड़ी हो जाती है कि देखो अब हमें कोई लीडर तो मिल नहीं रहा है, तो चलो अब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो अब ये जो है कि इस इलाके का गुंडा मैं हूं, ये जो बड़ी वाली भेड़ है सारी इसके पीछे चल देती हैं। अब उनकी नियति यही है कि उनको पीछे चलते रहना है। तो मार्कोर जब ये सब देखता है, वो बेचारा अपना सिर पीट लेता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी नियति आप बदल ही नहीं सकते। तो खैर वो उनको फिर से चेतावनी देता है कि देखो फिर से तुमने वही किया जो मैंने मना किया था। तो भेड़ें उस भेड़ को भी छोड़ देती हैं। अब सोचिए क्या होता है अगला। और श्रुति, यहाँ पर बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। ये मार्कोर जो था, ये हमेशा चेतावनी और चुनौती देकर ना गायब हो जाता था पहाड़ों में, और उसको कोई ढूंढ नहीं पाता था। ठीक है, बस उसकी आवाज आती थी, उसके बाद वो कंप्लीटली गायब, अदृश्य। तो इस बार क्या होता है कि वो उसको गायब ही नहीं होने देती हैं, वो इस बार उस मार्कोर के पीछे ही चल पड़ती हैं, क्योंकि अब कोई लीडर नहीं बचा, तो तू ही हमारा लीडर। तो इस तरह की ये कहानी है जो बहुत ही मजेदार, बढ़िया कहानी है। पहली कहानी है और उसके बाद कई सारी इसी तरह की कहानियां आगे चलती हैं। बहुत ही कूल। ये जो ऑथर है अरिसुदन, ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं ये मुझे पता था कहाँ के हैं। ये शायद पहले पुलिस में थे, और जब इन्होंने कुछ लिखना शुरू किया तो इन्होंने खुद से रिसर्च करना शुरू किया। काफी जिसके बारे में भी लिखते हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके लिखते हैं। इससे दूसरी बात जो याद आती है इस किताब के बारे में खास तौर पर, वो ये है कि ये कहानियां तो चलती हैं। अब जैसे पंचतंत्र और चंपक में एक चीज नहीं होती थी, उसमें हर तरह के संदेश होते थे, रोचक कहानियां होती थी। लेकिन चंपक आपको कभी ये नहीं बताती थी कि जो पक्षी हैं, जैसे अगर हमने गरुड़ का नाम लिया, तो गरुड़ के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं और बाकी जो चीजें होती हैं उसके एनाटॉमी की, उसके बारे में हमको कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वो बातों बातों में वो बातें भी बता देते हैं। जैसे कि गरुड़ ऐसा होता है, गरुड़ के पर जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, उसके परों का आकार जो है वो उसके शरीर से काफी अनुपात में काफी बड़ा होता है। तो इस तरह की बातें वो बातों बातों में बता देते हैं। अब जैसे एक कहानी में है, वो उसका शीर्षक मुझे नहीं याद अभी, लेकिन बहुत सारे जानवरों में एक चुनौती ठन जाती है कि सबसे शक्तिशाली कौन। अब डायनासोर तो खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक आते आते तो डायनासोर तो बचे नहीं है। तो हाथी कहता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, पेड़ गिरा सकता हूँ। भालू आता है, भालू कहता है कि मैं तो किसी को पकड़ के उसका कचूमर बना सकता हूँ। शेर बेचारा शक्ति के मामले में कुछ नहीं कहता क्योंकि वो शक्तिशाली नहीं है, लेकिन शेर के दांत जबड़े बड़े मजबूत हैं। उसके बाद आते हैं छोटे छोटे प्राणी, चींटियां, कि देखो हम अपने शरीर से 4 गुना 5 गुना ज्यादा वजन उठा लेते हैं। फिर कोई और उसी तरह के रेंगने वाले जीव आते हैं, और आखिर में आता है एक गुबरेला। श्रुति, आपको पता है गुबरेला? नहीं, व्हाट इज गुबरेला? तो
काफी लोगों को पता भी होगा, गुबरेला जो है वो गोबर में चलने वाला कीड़ा होता है। ओ बीटल, डंग बीटल। यस, डंग बीटल। तो वो जो है उसको सबसे शक्तिशाली करार दिया जाता है क्योंकि वो अपने शरीर से 1000 गुना तक वजन उठा लेता है। अच्छा। हाँ, अब बात ये होती है कि ठीक है वो हो गया सबसे शक्तिशाली, अब उसकी चुनौती का सामना कौन करे। तो जानवर उसको लीडर बना लेते हैं। गुबरेला जो है वो जोश में एकदम बन ठन के, जैसे आप सोचिए कि दबंग में सलमान खान चलते आ रहा है बॉडी शॉडी वाला, तो गुबरेला उस तरह से चलता है और एक जगह टकरा के ना गुबरेला उल्टा हो जाता है, उलट जाता है। अब गुबरेला सब कुछ कर सकता है लेकिन एक बार उलट गया तो सीधा नहीं हो सकता। ओ, जैसे कॉकरोच होते हैं। हाँ, तो उसको सीधा करने के लिए आपको एक बाहरी शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी तिनके से, डंडी से, हाथ से, पैर से, किसी और को करना पड़ेगा, वो खुद नहीं कर पाएगा। तो उसका जो सारा घमंड है ना वहीं का वहीं उलट पुलट होके चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है। तो अब इस कहानी में देखिए इन्होंने ये भी बता दिया कि इन सब जानवरों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, और साथ में एक संदेश भी दे दिया कि भैया ठीक है सबसे शक्तिशाली हो लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप जितना ग्राउंडेड रहें उतना अच्छा है, वरना अगर आप ग्राउंड पे उलट गए तो समस्या हो जाएगी। नहीं, वैसे अरिस्टोटल ऐसी चंपक में भी रहती थी, ऐसा नहीं है कि उसमें चंपक में एट्रीब्यूट्स नहीं होते। आपको याद नहीं, जैसे कि क्या था जो फॉक्स थी चंपक में, वो हमेशा लोमड़ी चालाक ही रहती थी, और बंदर की कहानी में हमेशा उसकी पूंछ कितनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने पूंछ के बेसिस पे लटक सकता है बंदर, वो बात होती थी। हाँ बिल्कुल, वो उतने तक होते थे, इसमें उसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल तक ले गए। हाँ, दिस इज सो एक्साइटिंग। नेशनल जियोग्राफिक वाले एरिया में वेंचर कर जाती है। मतलब दिस इज लाइक रीडिंग अ कॉमिक बुक यार, इट्स सो फन। लाइक आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ते समय, पेज बुक नीचे ही नहीं रख पाए, ऐसी वाली फीलिंग आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, यू रेड माई माइंड, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी आंखों के सामने ये दृश्य उपस्थित हो जाते हैं, आप हमेशा कल्पना करते रहते हैं जब वो कह रहा है कि मच्छराजा कहानी सुना रहा है, या वो जो मारखोर की हमने बात की थी और भेड़ों की बात की थी, जी, पहाड़ों में पहुंच जाते हैं और आप कल्पना करते हैं कि एक बड़ा सा बकरे जैसा जानवर, बड़े बड़े सींग वाला, चट्टानों पर बस 2 पैर टिका के खड़ा हुआ है, तो वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आप चाहे ना चाहे आ जाएंगे। बिल्कुल। ये बताइए, आपने इसका फिजिकल बुक पढ़ी है या किंडल पढ़ी है? किंडल वर्जन? मैंने किंडल पढ़ी है। ओके, तो आपने हाइलाइट्स कितने बनाए ये बताइए। बहुत सारे हैं। बहुत सारे बहुत सारे, मतलब हर 3-4 पेज के बीच में एक तो है ही है। हाईलाइट बनाना मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है इस किताब में, क्योंकि ये बहुत ही सरलता से बहती हुई कहानियां हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं कि आपको हर बात एकदम ऐसे नोट करने लायक लगे ना लगे, वो बात अलग है। हाँ, आपको ऐसे संदेश जरूर मिलेंगे जहाँ आपको लगेगा हाँ करना चाहिए। हाँ, मुझे दिस रिमाइंड्स मी, आई रिमेम्बर वंस कोई एक और सर्कल में आप बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे शब्द सीखा था कि बहुत दार्शनिक है ये किताब, बहुत दार्शनिक है। तो आपको ये दार्शनिक लगी, और आपने जो हाइलाइट्स बनाए वो दार्शनिक वाले सेंटेंसेस के बनाए या नहीं? हाँ बिल्कुल बनाए। जैसे एक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, जिसमें एक इंसान जो है, मानव, वो जंगल में पहुंच जाता है, और आप कल्पना कीजिए मेरे जैसे एक इंसान की जो हर जगह पूरी तरह तैयार होके चलता है, जिसकी ट्रेवल लाइट करने की कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब नवाबी तरीके से सब साजो सामान साथ में लेके चलते हैं, सारे गैजेट्स, सारे चार्जर्स और ये सब चीजें, तो इस तरह से हम चलते हैं श्रुति। तो हमारे जैसा एक मानव जंगल में पहुंच जाता है, बड़े नखरों नाज वाला, और वो सारे जानवरों को ताना मारता है कि तुम क्या बिना कपड़ों के घूमते रहते हो, ठंड में तो मर जाओगे तुम, अंधेरे में तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास तो लाइट भी नहीं है, तो और तुम गंदा पानी पीते हो नदी नाले का, तो तुम जीते कैसे हो, तुम तो बड़े असभ्य लोग हो। तो सारे जानवर बेचारे चुप उसको देखते रहते हैं। अब क्या कहें, मानव की बात तो तार्किक है, लॉजिकल है, लेकिन होता यह है कि रात होती है तो कहते हैं ना कि जंगल तो रात को बोलता है, तो जंगल हर तरफ से रात को बोलना शुरू कर देता है, और तब इस मानव की जो बैंड बजती है, पहले तो उसको मच्छर काटना शुरू करते हैं, कहाँ भागे, एक तरफ से उसको शेर की दहाड़ सुनाई देती है, एक तरफ से लोमड़ी की आवाज आती है,
अब वो जाए तो जाए कहाँ, उसका पीने का पानी खत्म हो चुका है, कपड़े उसके फट चुके हैं। तो मानव की जो दशा दिखाई है ना उस जंगल में, कि पहले तो उसने जानवरों का मजाक उड़ा लिया कि भाई तुम इतने असभ्य हो, ये है वो है, लेकिन जब वो उसके सब गैजेट्स वगैरह, जब मोबाइल का सिग्नल बंद हो जाता है, जीपीएस काम करना बंद कर देता है, तब वो मानव क्या करे? तब वो जानवर ही उसकी सहायता करते हैं कि उसको कम से कम जंगल से बाहर निकाला जा सके। इस तरह की भी कहानी है इसमें। और उसके बाद वो जानवर जो अपना सर पर पैर रख के भागता है। सो क्यूट। आपको कितने दिन लगे ये दोनों किताबें? डिड यू रीड देम टुगेदर, एक के बाद एक? हाँ, मैंने आगे पीछे पढ़ी। तो पहली किताब जो है बन किस्सा, वो थोड़ी सी बड़ी है, और बात बनेचर जो है वो छोटी है। बन किस्सा पढ़ने में मुझे लगा करीब 10-11 दिन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, आधा घंटा हर दिन पढ़ता हूँ जैसा। और बात बनेचर जो है वो जल्दी जल्दी हो गई। That's wonderful, अरिसुदन। नीलम जी पूछ रही है बन किस्सा कितने पेजेस हैं? हाँ, अब ये तो गंभीर सवाल है। मुझे किंडल में ना पेज नहीं पता लगते हैं, लेकिन ये जानकारी शायद अमेज़न से मिल जाएगी, जहां पर वो किताब का होम पेज होता है। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड से देखूं तो शायद 150 के करीब पेज होंगे इसमें। सो ब्यूटीफुल अरिसुदन। इमेजिन ना कि कितना लेखक ने अपने कितनी ज्यादा रिसर्च करी होगी ये सब लिखने में, टू हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू देन ड्रॉ पैरेलल्स फ्रॉम लाइफ, एंड कितना he must have spent so much alone time in the jungles maybe, is what I am imagining. I'm imagining कि लेखक कोई नदी किनारे कहीं बैठे हैं या वादियों में कहीं बैठे हैं, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं शांति में, किताब में भी कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस बैठे हैं घंटों तक और देख रहे हैं आसपास। आपको ऐसी फीलिंग आती है कभी कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया होगा ये लिखते समय? हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ऑथर हमारे साथ जुड़ पाए कभी इस सेशन में। उन्हीं से बात करके उनसे पूछेंगे कि उनकी जो विजुअल सेटिंग थी वो कैसी थी जब ये किताब लिख रहे थे। उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ समय तो बिताया होगा कहीं ना कहीं, इतनी बारीकी से जानने समझने के लिए। और जैसा आपने वो दार्शनिक वाली बात की थी, तो इसमें एक कहानी है जो जंगल की बात करती है, जिसमें एक जो शेर है वो बिल्ली के रूप में पलता बढ़ता है, वो अपनी पहचान खो देता है। वो कहानी ही पूरी दार्शनिक है। और उसमें एक छोटी सी लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूंगा खत्म करने से पहले। वो कहता है कि उस जंगल में जो जितना पुराना है उतना ही निरंकुश, निर्बाध क्षितिज तक फैला जंगल, सबका नियंता स्वयं अनियंत्रित जंगल। अब ये कितनी बड़ी बात है, सबका नियंता है लेकिन स्वयं अनियंत्रित है। सबको एक रूल में बांध के रखता है जंगल, लेकिन खुद कोई रूल फॉलो नहीं करता है। स्वयंभू जंगल जिसकी कोख से जीवन फूटा है, जीव जिसके भीतर पनपते हैं, इसके बनाए रास्तों पर चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं उन्होंने जंगल का उपभोग किया है, वो नहीं जानते कि ना समझ जंगल उनका उपयोग करता है। तो इसी के साथ आज का हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये किताबें पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको भी बड़ा आनंद आएगा। ये थी इस हफ्ते की किताब। अगले अंक की किताब होगी पीयूष मिश्रा का कविता संग्रह कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।